ओके, तो ये बेसिकली एक डेमो है मीज़ान के लिए टू शोकेस आवर ऐप, और कि हमने जो नया डेटा यूज़ किया और जो नया मॉडल वगैरह उस पर बनाया है वो किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा डेमो। अब टू स्टार्ट ऑफ विद हमने डेटा सेट कौन से यूज़ किए हैं। डेटा सेट बेसिकली ये है हमारा इस तरीके का, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हाउस होल्ड और इन जनरल स्टेटिस्टिक्स हैं ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स। ये सारा एक्चुअल डेटा है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था, सॉरी, ओवर 2018 एंड 2019। अगर हम इस यूआरएल पे जाएं, ये यहाँ से हमने ये डेटा उठाया है, फिर उसको अकॉर्डिंगली डिक्रिप्ट किया है ताकि हमारे क्या कहते हैं काम में यूज़फुल हो। जैसे कि ये हम देख सकते हैं एक्चुअल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट है। अब इसका फ़ायदा यही है कि क्योंकि हम ऐप एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के हिसाब से बना रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस अगर अब जर्मन डेटा भी अवेलेबल था, यूरोपियन डेटा और भी अवेलेबल था, लेकिन उसका इशू वही था कि उन लोगों की इनकम हमसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। तो अगर हम अपना डेटा उनकी इनकम पे ट्रेन करते हैं, कल को पाकिस्तानी बंदा है जो कि 10,000 कमा रहा है, वो कहाँ compete कर सकते हैं उनके स्कोर्स के साथ। तो ताकि ये डेटा हमारी सिचुएशन के हिसाब से ही रहे, उसके लिए हमने ये वाला डेटा यूज़ किया। उसको फिर हमने इस तरीके से कर दिया, और इसमें अगर आप देखो तो कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है जो कि किसी एक इंडिविजुअल से लिंक बैक हो सकती है। अगर मैं ये रो नंबर 4 मैं बोलूँ, एक बंदा इंटर में पढ़ रहा है, उसकी इतनी इनकम है, ये मेल है, ये 21 साल का है, सिंध में रहता है, अर्बन रीजन है उसका, इस रोल में काम करता है, इस टाइप की सेक्टर में काम करता है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें लिटरली नहीं पता चल सकता कि भाई ये बंदा कौन है। तो ये कम्प्लीटली एनोनिमाइज डेटा सेट है जिस पे डेटा ट्रेन हुआ है। मॉडल भी हमारा सिमिलरली काम करता है। अब मैं मॉडल पे एक बार आ जाता हूँ, होम पेज पे मैं बाद में आता हूँ, पहले एक फॉर्म भर देते हैं। अब नाम नाम एक चीज़ है जिस पे बंदा आर्ग्यू कर सकता है कि हाँ इधर मेरी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन उसकी ये बात है बेसिकली कि नाम जो है हमारे मॉडल में नहीं जा रहा। नाम आपका बेसिकली सिर्फ रिपोर्टिंग और आपकी ईज के लिए, जो कि मैं बाद में समझाऊंगा कैसे। करंटली हम नाम नहीं एंटर करें ताकि अगर बंदे को प्राइवेसी का इशू हो तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर ले, और हमें किसी बंदे का रिकॉर्ड दे देते हैं इसको कि विडोड है, इसके एक डिपेंडेंट है, इसका रीजन इसका पंजाब है, और बने इसमें ये फील्ड्स भी काम किए हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली देखा था कि भाई इन रैंकिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा जीडीपी किस प्रोविंस का था। तो अगर आप पंजाब का हो तो मतलब बहुत अच्छे चांस है कि आपको जो बंदा है इंडिविजुअल जो है उसकी इनकम अच्छी होगी, वो एक स्टेबल जगह से होगा, एज कम्पेयर टू अगर आप केपी के यहाँ चुनो और उसमें रूरल चुनो, तो ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल स्टेटस वैसे नहीं होगा। फिर रेजिडेंस में अगर हम जाएँ तो ऑन रेंट फ्री का मतलब कि फॉर एग्जांपल पेरेंट ओन्ड है या आप किसी के घर रह रहे हो टेम्पररी। अब रेंट मैं इसको कह देता हूँ कि 15,000 इसका रेंट है। कितने टाइम से रह रहे हो, मैं कह देता हूँ 110 साल से रह रहे हैं। एजुकेशन में इसको मैट्रिक कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप में इसकी सैलरी कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये प्रोफेशनल है एजुकेशन के सेक्टर में। इनकम रिपोर्टिंग बेसिस मंथली है, मंथली इनकम कितनी मैं कह देता हूँ 120,000 है। एडिशनल इनकम मैं कह देता हूँ 56,000 है। पेंशन मैं कहता हूँ इसको नहीं मिल रही। एक्सपेंडिचर मैं कह देता हूँ इसका 1 लाख है। नेट सेविंग्स इसकी मैं कह देता हूँ 2.5 लाख है। पिछले साल में इसने लोन कितना लिया है, लेट से 59,000 लिया है इसने, और लौटाया कितने इसने 35,000 लौटाया है। डॉक्यूमेंट्स इसके पास कौन से हैं, CNIC, फोटोग्राफ, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये कहते हैं इसके पास है। वहाँ पर रेफरेंस रिलेशनशिप में कहता हूँ मेरी फैमिली। अब ये 30 सवाल हैं जो कि आपका पूरा डेमोग्राफिक एनालिसिस निकाल रहे हैं, तो काफ़ी इन डेप्थ जाके ये स्कोर कैलकुलेट करते हैं। इससे अब हम स्कोर जनरेट करवाते हैं। अब ये देखें हमारा स्कोर ये आया है। अब पहले तो ऊपर KPIs देख लेते हैं। केपी अच्छा हाँ, कलर्स की हमने पहले हमारी थोड़ी ज़्यादा लैवेंडर कलर की थी, शेड की थी। अब हमने मीज़ान का जो एक्चुअल पर्पल है उसी को यूज़ किया अपनी ऐप के लिए। अब ये जो स्कोर है ये बेसिकली एरो को बता रहा है कि डेटा सेट के हिसाब से आपका स्कोर ऊपर है एवरेज से, ये वो बता रहा है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि लोअर रिस्क प्रोफाइल होने के लिए आपको एटलीस्ट 700 का स्कोर चाहिए था। इसकी लॉजिक मैं आगे बताता हूँ। अभी करंटली फिर ये कुछ और स्टेटिस्टिक्स जो कि टॉप 5 डेटा सेट की स्कोर से आपके स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप और कितना स्कोर ला सकते थे टू रीच द 800। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इनकम कंपैरिजंस कर रहे हैं डेटा सेट के एवरेज को आपसे। फिर एजुकेशन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं डेटा सेट की, और आपको पता है आपकी एजुकेशन कौन सी है।
आई थिंक मैंने उसमें मैट्रिक सुना था। फिर ये बता रहे कि आपने पिछले साल में लोन इतना लिया, इतना लौटा दिया, मंथली रेंट कंपेयर करें आपका और डेटा सेट के साथ, तो ये उस हिसाब से चलता है। रिपोर्ट का जो फीचर है वो पहले भी हमने डिस्प्ले किया था, लेकिन बेसिकली रिपोर्टिंग जो है वो जेमिनाई के थ्रू होती है और उसको आपका इनपुट मिलता है और डेटा सेट के एवरेजेस मिलते हैं। फिर वो उनको कंपेयर करके आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस देता है, बताता है कि भाई आपके करंट स्टेटस पे जो आपने इनपुट दिया है उस पे आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपकी वीकनेसेस ये हैं, और आप अपने स्कोर को इन इन चीज़ों के ये चीज़ें करके आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस टाइप की रिपोर्ट होती है। अब मीनवाइल रिपोर्ट जनरेट होती है तो मैं इस पर आ जाता हूँ, अपने इस पे ऐप पे। अब ये हमारा जो है फॉर्मूला स्कोरिंग का। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने कैप की हुई मल्टीपल चीज़ें, फॉर एग्जांपल इनकम मैंने 2 लाख पे कैप की हुई है। इसकी रीजनिंग ये है कि कोई इंडिविजुअल है जो कि 10 करोड़ कमा रहा है, तब हम उसको तो एकदम से प्रीमियम स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता उसके डिपेंडेंट्स उसके 10 हों। उसने लोन पिछले साल 2 करोड़ का लिया तो उसने अभी तक लौटाया नहीं है, वो बंदा बहुत ज़्यादा एजेड है तो उसकी स्टेबल इनकम भी नहीं है, मतलब ये जो 10 करोड़ इसके पास सेविंग्स में पड़े हैं ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई स्टेबल इनकम नहीं आ रही, कभी भी जा सकते हैं, या तो क्या पता ये अपने इसके हैं भी नहीं 10 करोड़, इसने किसी से ये भी लोन उठाया हुआ है। मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि आप सिर्फ एक फैक्टर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे नहीं सकते, तो इसलिए हमने इनको कैप कर दिया। तो मतलब अगर कोई इनकम अपनी 10 करोड़ भी बता दे, उसको 2 लाख ही कंसिडर करेगा, लेकिन इसका नुकसान नहीं, क्योंकि 2 लाख हमारा मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है इनकम के लिए। तो आप 10 करोड़ डालो या 2 लाख इनकम डालो, आपका स्कोर उतना ही आएगा जो कि 2 लाख वाले का आएगा, क्योंकि इस वाली स्पेसिफिक फील्ड के लिए आपका स्कोर फुल हो चुका है। एक एक करके फिर हम अगले अगले पे जाएंगे। इस तरीके से हमने मल्टीपल फील्ड्स के डिफाइन किए कि भाई मैरिड इंडिविजुअल को हम हाईएस्ट स्कोर देंगे, क्योंकि शादीशुदा आदमी है तो एक स्टेबल इनकम उसकी होगी, पॉसिबल है डुअल इनकम भी आ रही हो, एज कम्पेयर टू डिवोर्स्ड आदमी जो कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली फिर डिवोर्स आदमी आदमी है तो अपनी बीवी को भी क्या कहते हैं एलिमनी पे कर रहा होगा। फिर इस तरीके से हमने एजुकेशन की मैपिंग की कि भाई पीएचडी वाले की ऑब्वियसली सबसे अच्छी एजुकेशन होगी, उसको सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलेगा। नो हायर एजुकेशन को सबसे लोएस्ट मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि बिल्कुल ही ब्रूटली रेट करें ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने एजुकेशन ना ली हो, लेकिन कम रेट करेंगे। एक एक करके फिर क्या कहते हैं मल्टीपल अच्छी खासी हमने डिफाइन किए हैं स्कोर जनरेट करने को। एंड में हमारे ये मेन मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके हमने स्कोर डिफाइन किए हैं। इन पे अगर हम इस पे आ जाएं तो ये थोड़ा डिटेल में वही स्कोर डिफाइन करते हैं कि बेसिकली 800 का जो हमारा स्कोर है वो कैलकुलेट इस तरीके से होता है कि 400 आपका बेस लाइन स्कोर होता है, मतलब अगर आपके हर चीज़ में भी जीरो आ जाए आपको एटलीस्ट 400 का स्कोर मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही है। जो आपका एडिशनल 400 के बाद का जो स्कोर होगा 400 से 800 तक लेके, वो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा आपको। तो ये उसके अब वेट्स वगैरह हैं इस पर अगर हम देखें तो इनकम को हमने सबसे हाईएस्ट वेट दिया, जो कि लॉजिकल सेंस बनते हैं, और ये जो हमने वेट्स डिफाइन किए भी हैं ये हमने एक्चुअल रिसर्च वगैरह की है, इसके बेसिस पे हमने डिफाइन किए कि भाई, और रिसर्च हमें यही बता रही थी, मल्टीपल आर्टिकल्स और मल्टीपल बुक्स वगैरह भी हमें यही बता रही थी कि भाई इनकम जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर है एक बंदे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के। एक पैसिव इनकम अगर आई जा रही है, स्टेबली आई जा रही है, उसी को हम सबसे ज़्यादा वेट देंगे। तो हमारा जो 400 का स्कोर है उसमें से 91 पॉइंट सिर्फ इनकम के हैं। अगर मैक्सिमम स्कोर आया तो 91 आएंगे आपके, ऑब्वियसली इस स्पेसिफिक कैटेगरी में जो फॉर एग्जांपल 2 लाख हमने वो रखा है। अगर आपने 1 लाख इनकम रखी तो इसमें आपके 45-46 पॉइंट्स आएंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर नेट सेविंग्स को हमने अच्छा खासा स्कोर दिया है, 8.7 दिया है। पेंशन को हमने थोड़ा कम दिया है, क्योंकि ठीक है पेंशन भी एक स्टेबल इनकम है, लेकिन ये फिर जो बंदा यंग इंडिविजुअल उसकी तो पेंशन नहीं होगी, तो ताकि उसको मिस ट्रीट एक तरीके से, मतलब एज अ बुरी प्रोफाइल ना समझे, हमने इसको कम वेट दिया, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अच्छा वेट दिया। एक्सपेंडिचर को हमने अच्छा वेट दिया, 8 वेट दिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा है तो इनकम जितनी भी अच्छी, एक्सपेंडिचर अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो फिर वो अफेक्ट करेगा। और ये एक्सपेंडिचर भी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमने कुछ 3-4 रेशियोज डिफाइन किए हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर रेशियो के जो कि कैलकुलेट करते हैं आपकी एक्सपेंडिचर अपॉन आपका टोटल इनकम। डेप्ट बर्डन का हमने किया है कि आपने जो डेप्ट लिया है वो अपॉन आपका टोटल इनकम। फिर डेप्ट रीपेड जो कि कह रहा है कि आपने कितना डेप्ट रिपे किया है अपॉन आपका कितना डेप्ट आपने लिया है, उस बेसिस पे फिर एक्सपेंडिचर इस तरीके से फिर उनको अकॉर्डिंगली वेट सेंड करता है। तो मतलब ये भी देख रहे हैं कि भाई अगर एक बंदे ने पिछले साल में लोन लिया था, एक ऑब्वियसली वो ट्रूथफुली बताएगा, तो उस इंडिविजुअल ने जो लोन लिया तो उसने कितना लौटाया, और अगर उससे आधा लौटाया तो फिर आपको उसी पॉइंट पे ही शक हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये लोन नहीं लौटाया तो हमने जो लोन इसको देना है क्या ये लौटाएगा नहीं लौटाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमने अच्छा
ओके तो मैं इस पे तो वेट्स पे तो बेसिकली अब इन रेशियोज की भी वेट्स हैं, जैसे डेब्ट एक्सपेंडिचर रेशियो का आपके 32 पॉइंट्स आउट ऑफ द टोटल 400। डेट बर्डन जो है आपका 24 पॉइंट्स आउट ऑफ द टोटल 400, 8% मतलब आउट ऑफ द टोटल 400। तो ये काफ़ी मतलब इंडिकेटिव फैक्टर्स है, मतलब कि अगर आपका स्कोर 750 आ सकता था, अगर आपका एक्सपेंडिचर रेशियो में बहुत बुरा स्कोर आया तो आपका वो स्कोर 750 से 718 पे आ जाता है, जो कि एकदम से बहुत मतलब एक्सट्रीम जंप है। और वो समझ आता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मामले में। अगर हम डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं, अगर आप देखो तो इन चीज़ों का एटलीस्ट 24 एंड 32 है। डेमोग्राफिक्स को हमने किस तरीके से वेट दिए, प्रोविंस को हमने 8 दिए, एजुकेशन को हमने लेकिन 12 दिया है, डिपेंडेंट्स को हमने 20 दिए है। तो हर चीज़ का वेट जो है वो लॉजिकली असाइन हो रहा है। और ये बेसिकली बता रहा है कि जो 400 है उसमें से कितनी परसेंटेज है और वही परसेंटेज कितने पॉइंट्स में है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो एक एक करके मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि बेसिकली कौन सी चीज़ का कितना वेट है। डॉक्यूमेंटेशन को हमने कम रखा है क्योंकि बाकी फैक्टर्स हमारी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का फिर भी एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल वेट है। तो डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू है। अब हम क्या कहते हैं, अपने फॉर्म का तो हमने दिखा दिया, चलो वो तो अभी रिपोर्ट ही जनरेट हो रही है। आई थिंक वो एपीआई स्लो है या ओवरबर्डन हो रही होगी। तो डेटा सेट मैंने दिखा दिया। अब चले रिपोर्ट को भी रहने देते हैं। अब हम हेल्प डॉक्यूमेंट्स अगर अपने जाएं तो हेल्प में ही हमने क्या कहते हैं, एक तो वैसे जनरल ऐप की हेल्प के लिए डॉक्यूमेंटेशन से, लेकिन उसके अलावा हमने रेंजेस डिफाइन कर दिए हैं। हमारे बंदे का भी स्कोर आई थिंक 620 कितना आया था, लेट मी चेक एक सेकंड। 620.84 आया था हमारे बंदे का स्कोर। तो अगर हम हेल्प डॉक्यूमेंट्स में जाए तो ये हम किस रेंज में लाया करते हैं, 600 to 649। तो ये बता रहे कि आपकी रेटिंग फेयर एवरेज है, और इसमें मतलब रिस्क है, चांस है कि ये बंदा रीपे ना करे क्योंकि उसकी लिमिटेड या इनकंसिस्टेंट क्रेडिट है। तो इस रेंजेस के हिसाब इन रेंजेस के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई मैं करंटली किस रेटिंग में स्टैंड करता हूँ, और मेरी करंट स्टैंडिंग के हिसाब से कितना अच्छा चांस है कि मुझे बैंक लोन दे। और एज ए मीज़ान एम्प्लॉय जो कि स्कोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि भाई इस बंदे का ये स्कोर आया, तो उस हिसाब से ये बंदा इतना रिलायबल है नहीं, तो क्या मुझे इसको देना चाहिए नहीं। वो तो ऑब्वियसली मीज़ान की अपनी जजमेंट पे होगा कि भाई वो लो रिस्क को ही प्रेफर करते हैं या मॉडरेट रिस्क लेने को भी तैयार है, वो तो मीज़ान की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन ये बेसिकली रेंजेस आपको बता देती है कि भाई इस बंदे को हमारी ऐप के मुताबिक कितना अच्छा चांस है कि आपको रीपे करे ना करे। अगर इस रेंज में आ रहा है तो बहुत अच्छा चांस है कि रीपे कर दे। अगर इस रेंज में तो पॉसिबल है कि उसके पास अच्छा क्रेडिट नहीं है, तो मतलब रिस्क है। इससे कम है तो फिर वो हाई रिस्क इंडिविजुअल आ जाता है। इस तरीके से हमने क्या कहते हैं रेंजेस डिफाइन किए। बाकी डेटा प्राइवेसी का एक इशू रेज किया था मीज़ान ने कि भाई जो हम रिकॉर्ड्स ले रहे हैं क्लाइंट से भी, क्लाइंट को एक डर होगा कि भाई हमारा डेटा जो है वो क्या पता हम पे लिंक बैक हो जाए, लेकिन उसका डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये ऐप जो है ये मीज़ान का एम्प्लॉय यूज़ करेगा टू स्कोर कस्टमर्स। तो डेटा मीज़ान के पास से होगा, और वो अगर ऐप में डाल भी दे तो वो डेटाबेस मीज़ान के पास से जाके ऐप में जाएगा, लेकिन उसमें भी ये डेटा एनोनिमाइज होके जाएगा। अगर हम इस डेटा को देखें, ये मतलब हमारा वो डेटा जो कि इंडिविजुअल्स के रिकॉर्ड्स सेव हो रहे हैं, इसमें अगर हम देखें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको लिंक बैक कर रही है, अदर देन अगर आप कहो तो वो नाम है। नाम में भी लेकिन अगर आप ना एंटर करो, जैसे मैंने अभी वाले रिकॉर्ड में नहीं एंटर किया था, तो वो नॉट एप्लीकेबल सेव करा था, तो मतलब ये आपको लिंक बैक नहीं हो सकता। और दूसरा फॉर एग्जांपल मैंने इधर शामिर नाम डाल दिया है, तो ये भी लाजमी नहीं है कि मुझ पे लिंक बैक हो सके, क्योंकि मल्टीपल शामिर हो सकते हैं दुनिया में, मतलब दुनिया में पाकिस्तान में, जिनका सिमिलर रिकॉर्ड हो। और हमने इसको ऑप्शनल रखा है इसी वजह से कि भाई अगर आप नहीं चाहते आप पे लिंक बैक हो, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। उस हिसाब से अगर पहला वाला हम रिकॉर्ड देखें तो ये रिकॉर्ड किसी को भी लिंक बैक नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस रिकॉर्ड के हिसाब में ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं इसमें जो कि आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से लिंक बैक कर सकते हो। तो वो रिस्क इधर मिटिगेट हो जाता है। बाकी ऐप में हमारे प्रोफाइल और सेटिंग्स हैं। प्रोफाइल बेसिकली मीज़ान की यूज़र के लिए अगर आपको अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करनी है तो कर ले, और उस प्रोफाइल को चेंज करने के लिए क्या कहते हैं सेटिंग्स वाला है। बाकी चेंज पासवर्ड जो कि मीज़ान के एम्प्लॉय अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पर। एक बार से वापस रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, अगर वो चल गया तो अच्छी बात है कि रिपोर्ट जनरेट हो जाती है इससे। नहीं होती तो आई थिंक वो फिर एपीआई की का ही मसला है कि मतलब उसे बोझ बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन बेसिकली हमारी ऐप यही है कि ये वेट्स उसके हमने डिफाइन किए जो फॉर्मूले के। अच्छा हाँ, अब मॉडल पे आते हैं। अब मॉडल की लॉजिक ये है कि पहले एक कंसर्न डिजाइन ने रेज किया था, जो वैलिड कंसर्न था, कि भाई अगर आप एक फॉर्मूले से आप स्कोर जनरेट करवा रहे हो पर मॉडल उस फॉर्मूले को लर्न कर रहा है, तो
सुपर मॉडल का फायदा क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था कि जो हमारा डेटा सेट था 93,000 रिकॉर्ड्स का था, हमने उसको 3 स्प्लिट्स में डाला। और ये जो स्प्लिट्स थे वो इस तरीके से डिफाइन हुए हुए थे कि हाँ चले रिपोर्ट भी जनरेट होगी। अब ये अगर रिपोर्ट हम देखें तो बेसिकली वही एंड अप जब कह रहे थे, स्ट्रेंथ्स आपके बताते हैं, रिस्क बताता है, और सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स बताता है। और हमने नाम नहीं डाला था ना, तो वो हमें थ्रू आउट द रिपोर्ट द क्लाइंट के तौर पर रेफर करेगा। इधर अगर हम नाम डाल देते तो ऑब्वियसली फिर आप क्या कहते हैं, आपको नाम के थ्रू रेफर करता है। रिपोर्ट को आप चाहो तो सेव और प्रिंट भी करा सकते हो, उसका फीचर हमने डाला हुआ है। अच्छा, मॉडल पे एक बार वापस आओ तो बेसिकली ये हो रहा है कि जो रिकॉर्ड है, हमारा डेटा था 93,000 रिकॉर्ड्स का था, उसको हमने 3 स्प्लिट्स में किया था। ये 50,000 रिकॉर्ड्स हमने एक स्प्लिट में डाले, 30,000 हमने दूसरे में डाले, और रिमेनिंग 13,000 रिकॉर्ड्स हमने तीसरे में डाले। और अब करता क्या है हमारा मॉडल के पहले 50,000 को वो इस फॉर्मूले के थ्रू स्कोर करता है। उसके बाद मॉडल हमारा इस वाले स्कोरिंग पे ट्रेन हुआ, उससे सीखा कि भाई ये स्कोरिंग किस बेसिस पे हुई है। फिर ये रिमेनिंग 30,000 रिकॉर्ड्स को मॉडल ने इसी स्कोरिंग लॉजिक के थ्रू स्कोर किया। तो मतलब कि पहले 50,000 हमारे फॉर्मूला स्कोर थे, नेक्स्ट 30,000 हमारे मॉडल स्कोर थे। फिर इन दोनों डेटा को हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया, और फिर उस पर हमने एक तीसरा मॉडल ट्रेन किया, जिसने क्या कहते हैं उन दोनों की स्कोरिंग को मिला के एक नई स्कोरिंग सीखी, जो कि क्या कहते हैं हमारा फाइनल मॉडल था। उसको फिर हमने जो ये तीसरा स्प्लिट था 13,000 का, उस पर हमने वैलिडेट किया। हमने उसको फॉर्मूले से गुजारा, फिर अपने मॉडल से गुजारा, और देखा कि हमारा मॉडल जो फॉर्मूले को सीख पा भी रहा था कि नहीं। और इसका फायदा ये है कि वही बात है कि भाई अगर हम डायरेक्ट मॉडल को फॉर्मूले पे ट्रेन करते, फिर उसी को फाइनल यूज करते हैं, तो मॉडल सिंपली फॉर्मूले को रेप्लिकेट करता। इस वाले इटरेशन में क्या हो रहा है कि मॉडल जो है वो पहले फॉर्मूले को भी सीख रहा है, और फिर अपने जनरेटेड स्कोर्स को भी एज एन इनपुट ले रहा है। तो जो एंड में बन रहा है वो सिर्फ फॉर्मूले को नहीं देख रहा, वो ये भी देख रहा है कि भाई फॉर्मूले को तो देख ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये भी देख रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग डेटा में ऐसा कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो कि फॉर्मूले को भी मैच कर रहे हैं और मेरे इनपुट को भी मैच कर रहे हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो आपको फाइनल स्कोर दे रहे हैं। तो मॉडल हमारा इस तरीके से बेसिकली काम करता है। और लेकिन हम चाहते हैं ऑब्वियसली कि मॉडल अगर बहुत ज़्यादा अपने रिकॉर्ड्स को स्कोर देता, सॉरी फेवर करता, तो फिर वो मॉडल ओवरफिटिंग और बायस एक इशू आता है मशीन लर्निंग में, जो कि मसला होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूले जनरेटेड स्कोर्स को 1 वेट दिया और मॉडल जनरेटेड स्कोर्स को 0.2 दिया, ताकि एंड में वो प्रेफरेंस फॉर्मूले को ही दे। तो इस केस में अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीज़ान का डेटा होता, तो हमारा मॉडल 1 वेट देता मीज़ान के डेटा को और 0.2 वेट देता अपने जनरेटेड स्कोर्स को, ताकि वो फॉर्मूले को जो डेटा को स्कोर कर रहा है वो मीज़ान की ही लॉजिक पे कर रहा है, लेकिन उसके साथ 0.2 वेट उसका अपने स्कोर्स को भी कर रहा है, ताकि वो प्योरली फॉर्मूले को रेप्लिकेट ना करे और अपनी लर्निंग भी साथ साथ कर रहा हो। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी पूरी ऐप चलती है। और अच्छा, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो मैं एक बार वापस रेट कर देता हूँ। बेसिकली जो हमने क्या नाम है नाम लिया था आपसे इनपुट में, जो कि आपकी मर्जी अगर आप देना चाहोगे नहीं, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये शामिर भी और नॉक पे एप्लीकेबल भी है। इस नाम का हमारे मॉडल से काम नहीं है, तो अगर आप ना भी दो तो मसला नहीं है। इस नाम का मकसद कहाँ आता है, इस नाम का मकसद तब आता है जब क्या नाम है फॉर एग्जांपल ये ऐप एक मीज़ान के एम्प्लॉय के लिए है, तो वो एम्प्लॉय जब मल्टीपल लोगों के स्कोर जनरेट करता है फॉर इंस्टेंस ऐसे, तो उनके बीच में डिफरेंशिएशन के लिए वो नाम देता है। अब वो चाहे तो नाम ना भी दे तो भी सही है, वो अगर कस्टमर की आईडी डाल दे फॉर एग्जांपल, या कोई दूसरा अपनी मर्जी का 1 2 3 4 आइडेंटिफायर डाल दे, वो भी वैलिड है। ये बस उसके अपनी आसानी के लिए, ताकि वो खुद डिफरेंशिएट कर सके भाई मैंने इस बंदे के लिए स्कोर कैलकुलेट किया, उसका ये स्कोर आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने शामिर के लिए दो अलग मैंने आज स्कोर जनरेट किया शामिर के लिए, और शामिर के लिए मैंने 1 साल बाद जनरेट किया, शामिर 1 2 करके मैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि भाई इसका पुराना स्कोर था, इसका करंट स्कोर है, टेक्निकली भाई ये इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बेसिकली उसके लिए, अगर आप नहीं चाहते नाम देना तो बेशक ना दो, उससे कोई इशू नहीं है। तो वो प्राइवेसी का इशू नहीं बनता इसलिए क्योंकि हमने इसको मैंडेटरी रखा नहीं। अगर आप दो नाम तो होगी, आपकी मर्जी है अगर आप देना चाहो, नहीं ये लाजमी नहीं है नाम देना। दूसरा रिपोर्ट के अंदर था कि बेसिकली अगर वो इस वाले रिकॉर्ड में चले जाए, इसके हम रिपोर्ट जनरेट करा दें, तो रिपोर्ट को अगर आप नाम ना दो तो वो द क्लाइंट के तौर पे आपको रेफर करता है, और अगर आप दे दो नाम तो फिर वो क्या कहते हैं आपके नाम के थ्रू आपको रेफर करता है। तो उसकी बेसिकली लॉजिक है। जैसे कि अभी मैंने नाम नहीं दिया तो द क्लाइंट के तौर पर आपको रेफर करें, अगर मैंने इनपुट में नाम दिया हुआ होता तो फिर वो आपका नाम लिखा आपको रेफर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जितने भी रिकॉर्ड्स एक मीज़ान के एम्प्लॉय ने जनरेट किए हैं वो सारे होम पेज पे स्टोर होते जाते हैं हिस्टोरिकली। तो अगर वो चाहे तो
जून फर्स्ट का रिकॉर्ड देखना चाहे वो भी देख सकते हैं, और अगर वो जून फोर्थ का देखना चाहे, जून फिफ्थ का देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। देख हिस्ट्री हर मिजान के एम्प्लॉय मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इन 10 लोगों के स्कोर जनरेट किए थे, वो सारे इधर पड़े हैं इस हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज़ है कि क्या नाम है, हमारी ऐप की जो रिपोर्ट जनरेशन है वो करंटली जेमिनाई की एपीआई पे चल रही है, जो कि एक एपीआई की होती है, उसके थ्रू ये करता है। उसका एक मसला है कि ये एपीआई की एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब कि अभी भी हमारे पास ये मसला आया था कि एपीआई की, क्योंकि एक फ्री रिसोर्स आपको दिया हुआ है तो वो एक पॉइंट तक ही चल सकती है, जिसके बाद वो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, लिमिट होती है इसकी। उससे कॉम्बैट करने के लिए हमने एक रैग मॉडल बनाया है, जो कि अगर मैं एक्सेस कर लूँ तो खैर उन्होंने मैंने कहाँ रखी थी फाइल, लेकिन बेसिकली जो रैग मॉडल आपका होता है वो काम ही यही करता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एपीआई जो कि लिमिटेड रिसोर्स है, वो पूरा मॉडल ही उस स्पेसिफिक रैग वाली फाइल में इंपोर्ट कर देता है। मतलब कि जितनी उस मॉडल को रिक्वेस्ट आती रहेंगी वो मॉडल फ्री ऑफ यूज, सॉरी फ्री ऑफ रिसोर्स लिमिट्स चलता जाएगा। तो इवेंचुअली वो वाला मॉडल हम चाह रहे थे कि हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास जीपीयू एक्सेस नहीं था, लेकिन अगर मिजान के पास जीपीयू एक्सेस है तो वो उस रैक मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट जनरेशन के लिए, और उसी के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होंगी इंस्टेड ऑफ करंट डिपेंडेंस ऑन द Gemini API. And that concludes our demo. Thank you.